Hello guys, good morning. Myself Saurav Srivastava started going to teach you today economics chapter 1 part 2. Okay. Today I will discuss first point. I will discuss will the land sustain? Will the land sustain? Okay. क्या लैंड सस्टेन होते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, यू नो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड को हम बनाते नहीं बल्कि नेचर ने हमको ये क्या किया है, प्रोवाइड कर रखा है। इट इज नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। फिर भी हमें इसका यूज बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्री में मिला है तो कैसे भी हम इसका यूज कर लें, नहीं। Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resources base. साइंटिफिक मेथड जो है खेती करने का, उससे हमारे लैंड जो है वो धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को खो रहे हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि हम लैंड का ओवर यूज कर रहे हैं, मतलब जितनी उसकी फर्टिलिटी है उससे कहीं ज्यादा हम उसका यूज फर्टिलाइजर का यूज करके और उस लैंड का यूज हम लोग कर लेते हैं। ओके, इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। कई सारे एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन तो किया गया, लेकिन उस प्रोडक्शन की वजह से ज्यादा जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, सॉइल की फर्टिलिटी है, वो धीरे धीरे लॉस्ट होती चली गई। ओके, ऑल्सो कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। इट मीन्स ग्राउंड वाटर का यूज हम लोग फील्ड के इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। इसका मतलब कि हमने प्रोडक्शन तो बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने दूसरी चीजों को लॉस्ट करते चले गए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर और बिल्ड अप ओवर मेनी ईयर्स। मतलब सॉइल की फर्टिलिटी और ग्राउंड वाटर को बनने में काफी लंबा टाइम लगता है, लेकिन इसका यूज हम तुरंत कर लेते हैं, इसे हमें ध्यान देना चाहिए। Once destroyed, it was very difficult to restore them. एक बार अगर मिट्टी की फर्टिलिटी चली गई तो वापस आने में बहुत टाइम लगता है, या ग्राउंड वाटर खत्म हो गया तो उसे वापस आने में बहुत टाइम लगता है। We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. अगर हमें फ्यूचर में भी इसी तरह की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जारी रखनी है तो हमें सस्टेन डेवलपमेंट को ध्यान देना होगा। ओके, केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिसॉल्व इन वाटर। केमिकल फर्टिलाइजर क्यों प्रोडक्शन को बढ़ा देता है? तो केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल की फर्टिलिटी के साथ डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट। और जो प्लांट को जरूरी मिनरल्स चाहिए होती है वो तुमको उसको तुरंत अवेलेबल कराता है, इसलिए लोग खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। ओके, बट दीज मे बी रिटेन टू द सॉइल फॉर लॉन्ग। लेकिन ये लंबे समय तक सॉइल को फर्टिलिटी नहीं दे पाता। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर। ये मिट्टी से बाहर चला जाता है और ग्राउंड वाटर को क्या करता है, पोल्यूट करता है। मतलब पहले ग्राउंड वाटर बहुत अच्छा निकलता था जमीन के लिए, लेकिन आज हम ग्राउंड वाटर को डायरेक्टली पी नहीं सकते। इसका क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाना। कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को भी मार देता है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिट्टी के अंदर मार देता है। दिस मीन्स सम टाइम आफ्टर देयर यूज, मिट्टी को कुछ दिन यूज करने के बाद उसको हम नेचुरल तरीके से उसकी फर्टिलिटी को यूज नहीं कर देते। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। तो यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पालमपुर में सभी लोग खेती में एंगेज्ड नहीं थे। ओके, इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 फैमिलीज में से 1/3 फैमिली जो थी उनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, बल्कि वो दूसरों की जमीनों में काम करते थे। ओके, 150 फैमिलीज, मोस्ट ऑफ देम दलित्स। उसमें 150 फैमिली ऐसी जो दलित से बिलोंग करती थी एंड उनके पास कोई भी अपनी खेती करने के लिए जमीन नहीं होती थी। ऑन द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, बची फैमिली जिनके पास अपनी जमीन थी, 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स। तो 240 ऐसी फैमिली थी जिनके पास बहुत कम खेत होते थे, लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। कल्टिवेटेड ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम ऑफ द फार्मर पर डे। और किसानों को उस खेत से बहुत ज्यादा आमदनी नहीं होती थी, या पैसा वो कमा नहीं पाते थे। तो ये शायद बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ ऐसे किसान भी पालमपुर में थे जो छोटे से जगह में साइंटिफिक तरीके से कल्टीवेशन करके और बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते थे। पालमपुर में ये भी कंडीशन थी, ऐसी फैमिली 50 से 60 हुआ करती थी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि हु विल प्रोवाइड द लेबर। हु विल प्रोवाइड द लेबर? हु विल
आखिर लेबर हमें खेत में काम करने के लिए कौन देगा? आखिर वो कौन सा बंदा होगा जो लेबर को प्रोवाइड करेगा? लेबर कहाँ से आएंगे खेतों में काम करने के लिए? तो आफ्टर लैंड लेबर, लैंड के बाद दूसरी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेबर की। जैसे आज की कंडीशन में जो दूसरे शहर से लेबर हमारे गांव में भाग के आ रहे हैं, अगर वो लेबर वापस नहीं गए तो फिर वहां की फैक्ट्रियां, वहां की कंपनियां रन नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए दूसरी सबसे जरूरी चीज है क्या? लेबर, लेबर का होना। ओके, तो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग के लिए हार्ड वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, स्मॉल फार्मर जो होते हैं छोटे किसान, वो अपनी फैमिली के साथ ये सारा काम अपने खेत में कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, वो अपनी फैमिली के साथ सारा काम खेत में नहीं कर सकते, तो उनको किसकी जरूरत होती है? लेबर की जरूरत होती है। तो ऐसे सारे लोग गांव में या शहर में जिनके पास, जो लैंडलेस लेबर कहलाते हैं, मतलब जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती, वो दूसरे को खेतों में काम करके अपनी आपको सरवाइव करते हैं, यानी कि लैंडलेस लेबर्स और लैंडलेस फैमिलीज या फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड। अनलाइक फार्मर, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रो ऑन द लैंड। और ऐसे सारे किसान जो फसल पैदा तो करते हैं लेकिन उनका हक उस फसल पे नहीं होता, बल्कि उनको कुछ फसल दी जाती है, बाकी फसल मेन किसानों के द्वारा रख ली जाती है। ओके, इंस्टीड दे आर पेड वेजेस, उनको मजदूरी दी जाती है उस खेत में काम करने के। वेजेस कैन बी कैश, वेजेस या तो कैश में होता था या तो क्रॉप या फसल ही दे दी जाती थी थोड़ी सी। समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स, कभी कभी किसानों को खाने पर भी रखा जाता था, मतलब सिर्फ खाना खाएंगे और काम करेंगे। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग गाँव में, शहरों में मजदूरियां अलग अलग होती थी। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फसलों के अकॉर्डिंग अलग अलग होती थी। एंड फ्रॉम वन फॉर्म टू एक्टिविटी टू अनदर। इट मीन्स कि जब हम खेत में किसी चीज को बोते हैं तो मजदूरी कुछ और, हार्वेस्ट करते हैं तो मजदूरी कुछ और होती थी। ये सारी कंडीशंस होती थी। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट पूरे साल मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती थी। तो लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, लेबर को डेली बेसिस पे रखा जाता था। इट मीन्स जितना दिन वो काम करेगा उतने दिन की मजदूरी उसको दी जाएगी। और फॉर द वन पर्टिकुलर फॉर्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, या पूरे साल के लिए उस किसान को खेत दे दिया जाता था। पूरे साल में जितना अनाज पैदा होता था उसको कुछ पार्ट दे दिया जाता था, बाकी पार्ट मेन किसान के पास चला जाता था जिसकी जमीन होती थी। जैसे डाला एक लैंडलेस लेबर है जो डेली बेसिस पे पालापुर में काम करता है। इसका मतलब है कि ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, वो हमेशा काम की तलाश करता है। मिनिमम वेज उसको लेबर के एक गवर्नमेंट देती है 60 रुपए पर डे, और जो है गवर्नमेंट देती है 60 रुपए पर डे, बट डाला गेट्स ओनली 35 टू 40, लेकिन डाला को जो है वो 35 से 40 रुपए ही मिलता है। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फॉर्म ऑफ लेबर। इसका मतलब कि मजदूरी कम हो गई, इसका मतलब कि मजदूरों के बीच हैवी कंपटीशन है। मजदूर जितने ज्यादा होंगे तो ज्यादा मजदूर होंगे तो सबको काम चाहिए, तो जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो ज्यादा वर्कर रखेंगे, कम मजदूरी पे रखेंगे, मतलब कम सैलरी पे ज्यादा वर्कर, तो उनका काम भी ज्यादा हो जाएगा, उनको पैसे भी ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि वर्कर ज्यादा है लेकिन काम कम है। ओके, अब क्वेश्चन ये मिलता है कि व्हाई आर फार्म लेबर्स लाइक डाला हैज रामकली पुअर। ओके, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, क्या क्या जरूरत होती है? तो बहुत सारी चीज जरूरत होती है, ठीक है। बाकी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बोर्ड पे जो लिखा है उसको समझ लेते हैं। ओके, देखिए लैंड फिक्स्ड है इसका 75% इन फार्मिंग, नो एक्सपेंशन वाज टू लैंड टू कल्टीवेट लैंड। इसका मतलब 75% ऐसी जमीन थी जिसका कोई यूज नहीं होता था, मतलब फार्मिंग के लिए लोग उसका यूज नहीं करते थे। अब देखिए 1 हेक्टेयर का मतलब होता है कि कोई भी खेत 100 मीटर अगर उसकी लेंथ है तो 100 मीटर उसकी क्या होनी चाहिए? ब्रेथ भी होनी चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 हेक्टेयर बोलेंगे। बात समझ में? ओके। ग्रो मोर, ग्रो मोर का मतलब अगर पानी ज्यादा मिलेगा तो ग्रो मोर होगा, मतलब अनाज ज्यादा पैदा होगा। ये कब होगा? रेनी सीजन में, यानी कि ज्वार और बाजरा की खेती रेनी सीजन में की जाती थी। खरीफ की फसल विंटर में बोई जाती है। रबी की फसल जैसे कि गेहूं गर्मियों में बोई जाती है, मतलब गर्मियों में काटी जाती है, बोई जाड़े में जाती है। सोड अक्टूबर एंड दिसंबर। और वीट की जो फसल होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है। पोटैटो जो है वो 3 क्रॉप्स ड्यू टू इरिगेशन,
अगर पोटैटो को मिला ले तो एक साल में 3 फसल लोग काटते हैं, मतलब गेहूं, चावल और आलू। ठीक है, ओके। अब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्मॉल स्कैटर्ड प्लॉट्स। लैंड जो है किसी किसी गांव में देखते हैं कि सभी लोगों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन होती है, किसी किसी गांव में देखते हैं कि कुछ जमीन होती है और वो कुछ लोगों के हाथ में होती है, मतलब बहुत बड़ी जमीन, और जो बाकी लोग होते हैं वो मजदूर के तौर पर उनके खेतों में काम करते हैं। लेबर कहाँ से आएंगे? तो एबंडेंट ऐसे लेबर चाहिए खेतों में काम के जो हार्ड वर्क हो और मैनुअल हो। ट्रैक्टर खेत जोतने के लिए चाहिए, हार्वेस्टर चाहिए हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर चाहिए थ्रेसिंग के लिए। वेजेस या तो कैश में होता था या फिर काइंड दूसरे तरीका का होता था, या मिल्स खाना खिला के किया जाता था। प्रॉब्लम विद लैंडलेस, प्रॉब्लम किसके साथ था? तो ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी वो लेबर के रूप में काम करते थे। एम्प्लॉयमेंट कैसा होता था? डेली बेसिस पे होता था या फिर सीजनल, मतलब जरूरत पड़ी तो आपको काम पे रखा जाएगा, जरूरत नहीं पड़ी तो आपको काम पे नहीं रखा जाएगा। ओके, तो ये थी आज की क्लास। ओके, पार्ट 3 जो है वो लास्ट वीडियो होगा चैप्टर 3 का। पार्ट 3 जो है वो लास्ट होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।